हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएसआर ऑप्शनल में आंसर राइटिंग कब और कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हर एक स्टूडेंट देखो ऑप्शनल के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आंसर राइटिंग वगैरह सब प्रिपेयर करते ही हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं और कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग टॉप कर जाते हैं लिटरली ऑप्शनल में। तो देखो, उसकी सबसे पहली चीज यही होती है कि टेस्ट सीरीज अब लगाते तो सभी हैं। इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि पहले हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो वो स्लाइटली उन लोगों के पीछे होते हैं जो ये वेट किए बिना कि प्रीलिम्स निकल रहा है नहीं निकल रहा है या क्या हो रहा है, सीधा सबसे पहले तो वो लोग टेस्ट सीरीज के लिए आंसर राइटिंग अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। चाहे आप टेस्ट सीरीज की फॉर्म में करो या अपनी प्रैक्टिस करो, आप आंसर राइटिंग आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रीलिम्स निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इस बार नहीं निकल रहा तो अगली बार निकल जाएगा। फिर आप दोबारा से पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, इन स्टूडेंट के पास एडवांटेज हो गया। अब दूसरी चीज आती है स्ट्रैटेजीज में लोगों की डिफरेंस होता है। देखो, हैं तो 24 घंटे ही हैं सभी के पास, पर वो 24 आवर्स का जो यूटिलाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। दो तरीके की स्ट्रैटेजीज यहाँ पर हो सकती हैं। पहला ये होता है, एक वो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएंगे या आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप ये देखो, सिलेबस इतना बड़ा होता है कि इतने कम टाइम में सारा कुछ प्रिपेयर कर लेना, फिर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस तक माइंड में वो चीज को रिटेन कर लेना, वो चीज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको इस पूरी स्ट्रैटेजी को अगर आप उल्टा कर देते हो, तो यहाँ पर आपको वो टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे जो स्टार्ट ही टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग से करते हैं। आपको स्टार्ट ही करना है, आपको उल्टा कर देना है ये वाली स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, इसको आप ऑपोजिट करते हो, स्ट्रैटेजी नंबर 2 बनेगी। मतलब कि आप स्टार्ट ही टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग से करते हो और उसके बाद आप देखते हो कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं, बाद में आप उसको कवर कर लोगे। पर पहली चीज ही आपकी यहीं से ही स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है। अब तीसरी चीज ये होती है कि आप रैंडम टेस्ट सीरीज लगाओगे, यही प्रॉब्लम आएगी ना। यहां पर आप इशू ये आएगा कि आप टेस्ट सीरीज से स्टार्ट तो कर दोगे, आंसर राइटिंग से स्टार्ट कर दोगे, पर कहां से स्टार्ट करोगे। तो रैंडम हो जाती है टेस्ट सीरीज, और रैंडम टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि हैफजार्ड जा रही है आपकी प्रिपरेशन, आपको पता ही नहीं है आप कहाँ प्रिपेयर कर रहे हो, हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ही आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर देना पड़ता है, वैसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन भी तो पिन पॉइंटेड रखनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर भी अच्छा बैठेगा। तो उसके लिए आपको रैंडमली क्वेश्चंस नहीं लेने, जो कि हो सकता है कि अगर आप रैंडम टेस्ट सीरीज उठाओगे यूपीएससी की स्टैंडर्ड की भी नहीं रहती है। तो उसके लिए आपको यूनिट बाय यूनिट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं। एक एक यूनिट उठा लो और पिछले 40 साल के आपको पीवाईक्यूज लेने हैं। उसमें आपको देखना है कि उसके क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, वो यूपीएससी के लेवल के होंगे। आंसर्स ही आपको डायरेक्टली प्रिपेयर करने स्टार्ट कर देने हैं। डोंट वेट कि कोई टेस्ट सीरीज रैंडम सी आके और किसी रैंडम पर्सन ने जो बनाई होगी जिसका खुद का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा, और उसके बनाए हुए टेस्ट पर आप रिलाई करोगे और किसी और ऐसे पर्सन से चेक कराओगे जिसका अगेन उसका भी एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा होगा। डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छे इवैल्यूएटर्स होते हैं, उन्हीं इवैल्यूएटर्स में से कुछ लोगों का एग्जाम निकल जाता है, पर उसका परसेंटेज काफी कम होता है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से रखनी है। आप सीधा यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर ही जाओ, वहीं से ही आंसर्स ही डायरेक्टली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जीएस में तो फिर भी एक जनरल टॉपिक का आइडिया काम कर जाता है, पर ऑप्शनल में ऐसा नहीं चलता। ऑप्शनल में बहुत स्पेसिफिक नॉलेज की नीड होती है, आपको उसमें बहुत स्पेसिफिक थिंकर्स लिखने होते हैं, कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशंस भी बहुत स्पेसिफिक चाहिए होती है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस उठाने हैं। अब जैसे मान लो मैं बात करती हूँ पहला नॉर्मेटिव अप्रोच की, तो कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले 40 सालों में। दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक तो 2023 में अभी पूछा है और दूसरा 2020 में पूछा था। तो 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और 2020 में पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। सिंस यूपीएससी अपना क्वेश्चंस भी रिपीट करता है, इसी वजह से अगर आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करते हो और अगर सिर्फ आपके यही हो जाते हैं ना कंप्लीट, तो भी आपका एग्जाम निकलने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि 90% क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल रिपीट होके आते हैं, आपके टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, थीम रिपीट हो रही है, क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड तक रिपीट हो जाते हैं।
तो आपको यही क्वेश्चंस उठाने हैं, इसी का ही टेस्ट देना है। आंसर राइटिंग भी आपको प्रैक्टिस इसी से ही करनी है। इससे क्या होगा, यूपीएससी का स्टैंडर्ड भी मैच हो जाएगा, आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और 40 इयर्स ये इतना लंबा टाइम होता है कि ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, हर एक थीम, हर एक पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चन जिसके आंसर आने के चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं या प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं, वो सारी चीज आपकी कवर हो जाती है। इतना लंबा टाइम होता है 40 साल, कुछ नहीं बचता। अभी देखने में आपको ये लग रहा है ना कि 2 ही क्वेश्चन तो आए हैं, बट ये आप समझो ना 40 सालों में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपका क्या होगा इससे, हॉलिस्टिक कवरेज होगा, हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा आपका पूरा ऑप्शनल पेपर का। सिंस मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो हाई चांसेस रहेंगे आपके क्लियर करने के। फिर मान लो आपका इंपेरिकल अप्रोच है, इंपेरिकल अप्रोच में 2012 में और 2002 में सेम क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर 2012 में भी नॉर्मेटिव इंपेरिकल थ्योरीज के बीच का डिफरेंस पूछा है, 2002 में भी नॉर्मेटिव इंपेरिकल के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है। हिस्टोरिकल अप्रोच से आज तक एक क्वेश्चन आया है 2001 का। फिर बिहेवियरल अप्रोच है, जैसे इसमें भी आपका यहाँ पर देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा है कि इंपॉर्टेंस बतानी है बिहेवियरल अप्रोच की, और 2011 में बोला है सिग्निफिकेंस बतानी है। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस में कितना अंतर है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, कि आपके क्वेश्चंस जो है बहुत ही सिमिलर लेवल के हैं। इसमें आपको अगर आप 40 साल अभी देखने में बहुत लगता है कि अरे पता नहीं कितने ही हजारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन वही वही रिपीट हो रहे हैं आपके, सेम ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तैयार करना है, एक क्वेश्चन ले दे के आपका इसमें अभी नॉर्मेटिव अप्रोच में बना है, एक क्वेश्चन आपका इंपेरिकल में बना है ले दे के, एक क्वेश्चन आपका हिस्टोरिकल में बना है, और आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से बन जाएंगे। टोटल 40 सालों में ये 4 टॉपिक्स में से 5 क्वेश्चन आपके ले दे के बनेंगे। तो आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर 1991 में पूछा हुआ है कि बिहेवियरल अप्रोच की लिमिटेशंस के ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर 1992 में भी लिमिटेशंस पूछी है बिहेवियरलिज्म के ऊपर। 2021 में भी डिक्लाइन पूछा है बिहेवियरलिज्म का, क्यों हुआ था, ठीक है। और 1998 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, बस मार्क्सिस्ट अप्रोच एक्स्ट्रा ऐड की है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब आप पहले से ही जब ये प्रिपेयर करके चले जाओगे, उसके बाद आप अपने नोट्स उठाना, सिलेबस का पूरे जितने भी नोट्स है वो उठाना और चेक करना कि कौन कौन से टॉपिक बच गए हैं, एंड में कर जाना। क्योंकि जितने भी अब जो टॉपिक्स आप यहाँ पर नोट से उठा के करोगे ना, जो बचे हुए होंगे, वो इसका मतलब वो टॉपिक्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 40 सालों में भी यूपीएससी ने उनमें से किसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। तो आप समझ लो वो कितने कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना वो थोड़ा सा चेंज करने की नीड है, उससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। उससे स्ट्रैटेजी से क्या हो जाता है ना, मान लो अभी आपका एक घर है जिसका एरिया है, मान लो 100 गज का घर है। अभी इसी 100 गज के अंदर एक बंदा है जो कि 8 कमरे निकाल देता है ना। और इसी 100 गज के घर के अंदर आप 2 कमरे निकालते हो और बाकी की चीजें अच्छे से यूटिलाइज कर जाते हो। तो इससे क्या हो गया, आपने अभी एरिया तो उतना ही है ना, आपका यूटिलाइजेशन में फर्क आ जाएगा। ऐसे ही घंटे तो 24 ही है ना आपके पास, अब आपका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हो उसमें अंतर आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रैटेजी में। इसी वजह से कुछ लोग दिन भर भी लगे रहते हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता और एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता, और कुछ लोग कुछ ही टाइम पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट होता है आपका कि आपको ना जितना भी आप एग्जाम में टाइम देने वाले हो, मान लो अगर आप एग्जाम टाइम में आप 2 घंटा देने वाले हो, तो आपको अपनी टेस्ट सीरीज का डबल टाइम लगा देना है। मतलब कि यहाँ पर अब आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में 4 घंटे दोगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ना सिर्फ आप अपने टेस्ट सीरीज यहाँ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ में आप अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। ऑप्शनल की प्रिपरेशन से मेरा मतलब होता है कि आप आंसर लिख के देख रहे हो, आप आंसर अपना बना भी रहे हो, जो जो चीजें मिसिंग है उसको ऐड डाउन करोगे, आप उसको रटोगे, समझोगे, जैसे भी करोगे आप अपने माइंड में बिठाने की कोशिश कर रहे हो। जबकि एग्जाम टाइम में आपको बस अपने जो भी माइंड में रिटेन किया वो फटाफट से आपको लिखना होता है एक टाइम बाउंड मैनर में। इसीलिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, टेस्ट सीरीज दे रहे होते हो या आंसर राइटिंग कर रहे होते हो, उसमें आपको डबल टाइम देना चाहिए। आपका एक अच्छा आंसर प्रिपेयर होगा, आपके माइंड में रिटेन करने की कोशिश आपको ज्यादा करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज ये होती है, आपको एक ही क्वेश्चन पर स्टक नहीं करना है। इसका मतलब अगर डबल टाइम बोला है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही क्वेश्चन पे अड़ गए हो, आप उसी में ही आप अपने पूरा टाइम खराब कर दो, नहीं। उससे
उससे आपका सिर्फ ना, अगर मान लो एक क्वेश्चन पे आप आधा घंटा भी अड़ गए ना, तो उससे आपका ना हाफ एन आवर खराब नहीं होता, उससे आपका ना पूरा दिन चला जाएगा, क्योंकि आप उसी में ही रह जाओगे, फिर आपका मन भी नहीं करेगा अगले क्वेश्चन आंसर करने का। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर स्टक करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे बढ़ो। तो टाइम को आपको स्मार्टली यूज करना पड़ेगा एंड लर्न टू मूव ऑन। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, और जो एंड में छूट गए हैं अब आप उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखो, फिर आप उसको देखो कि क्या कमी रह गई है या कहाँ माइंड में आपके रिटेन नहीं हो पाया, और दोबारा से उसको पढ़ के और आप रिटेन करो। पहले क्या क्या होता था, जब भी हम एग्जाम देने जाते थे या कोई टॉपिक लर्न करते थे, तो हम अपने माइंड में या ओरली जब हम टेस्ट देते थे तो बोल बोल के देख लेते थे, तो हमें आ जाता था। किताब जब खोलने की जरूरत पड़ती थी हमें, जब हमें पता लगता था कि इसके आगे हमें नहीं आता, तो तब हम एकदम से किताब खोल के देखते। तो जब नहीं आ रहा है कोई चीज ना, तो उसको एंड के लिए छोड़ दो, एंड में किताब खोल के देख लेना, पर तब तक जो जो आते हैं वो सॉल्व करो। अब यहां पर एक डिफरेंस आपको लेके आना है अपनी अप्रोच में। हम लोग जब भी टेस्ट सीरीज की तैयारी करते हैं या फिर अपनी आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि हम कितनी अच्छी आंसर राइटिंग करेंगे, या फिर इसी अप्रोच के साथ चलते हैं कि हमारे आंसर्स कितने बढ़िया हो जाएंगे, कि किसी टॉपर के कंपैरिजन में हमारे आंसर बहुत बढ़िया होने चाहिए। ऑफ कोर्स टॉपर के कंपैरिजन में आपके आंसर बड़े होने चाहिए, पर वो एक टाइम टेकिंग चीज होती है, उसमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो आपका जो पहला टास्क होना चाहिए, जो पहला चैलेंज होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया करनी है कि हमारा एग्जाम निकल जाए। नहीं, आपका चैलेंज ये होना चाहिए कि आपको रेगुलरिटी प्रैक्टिस करनी है, कि रोज आपको आंसर राइटिंग के लिए बैठना है और प्रैक्टिस करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका आंसर अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, बट आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो आपका टास्क आंसर राइटिंग नहीं है, मैं आपको, आप समझ लो एक टास्क दे रही हूँ कि ये आपके लिए मेरी तरफ से एक चैलेंज है, आपको रेगुलरिटी प्रैक्टिस करनी है, नॉट आंसर राइटिंग। स्टार्टिंग में आप वो कर जाओ। देखो, विद टाइम जब आप देखोगे ना, थ्योरी ऑफ स्टेट पे दो आंसर्स है। ये आंसर जो पहला है, ये भी ठीक है बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा आंसर भी ठीक है। पर जब आप पढ़ के देखोगे ना इनको, आपको समझ में आएगा कि इस आंसर को आप बेटर मार्क्स दोगे, एटलीस्ट एक नंबर तो ज्यादा दोगे ही दोगे। ठीक है ना? तो आपको वो डिफरेंस जरूर क्रिएट करना, वो डिफरेंस टाइम टेकिंग टास्क होता है, विद टाइम आएगा। ठीक है? आप कैसे भी इवेल्युएट कराते हो अपने मेंटोर से, पीयर से, जैसे भी करते हो, बट टेस्ट सीरीज को आपको उसी हिसाब से लेना है, बहुत ही स्पेसिफिक डिजाइन के हिसाब से। ठीक है? इसमें अगर कोई भी इशू आपको लगता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।